सो है गाइस। आज की इस वीडियो में हम विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है अक्टूबर 2025 उसको पढ़ेंगे। ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। ठीक है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्रिजन रिफॉर्म्स है। ठीक है, मेरा तो एक इंडिविजुअल वीडियो आएगा, इंडिविजुअल टॉपिक का वीडियो आएगा। फिर मैं इन्हीं इंडिविजुअल टॉपिक्स की वीडियो को मेरिज करके आपको कंपोनेंट वाइज टॉपिक प्रोवाइड करूँगा। यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, करंट अफेयर, विजन आईएएस मंथली मैगजीन अक्टूबर 2025, फिर ऐसे आईआर, फिर ऐसे इकोनॉमी, फिर ऐसे इन्वायरमेंट, फिर ऐसे साइंस एंड टेक एटसेट्रा। ठीक है, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो पहले मैंने स्टार्ट किया था अगस्त मंथ और जुलाई मंथ। उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था, तो फिर मैं अगेन आज इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है ये प्रिजन रिफॉर्म्स को लेकर, तो रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट को इन्होंने रिलीज़ किया है। ठीक है, नो, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नेंस ऑफ प्रिजन इन इंडिया कि जो प्रिजन है, जेल है, उसको कैसे गवर्न किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो मेरे पास कोई पेन नहीं है, कोई टैब नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है। आवाज़ जो है वो बिल्कुल मुझे लगता है स्लो होगी। ठीक है, बिल्कुल कम होगी। तो अपने फ़ोन का वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज़ करना, या फिर आपके पास अगर हेडफोन है उसका यूज़ करना। ठीक है, तो इसलिए यार सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, नो, प्रिजन या प्रिजनर्स जो कि डिटेन होते हैं जेल में, ठीक है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। एंट्री नंबर 4 अंडर द शेड्यूल 7th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे पास यूनियन और स्टेट है। ठीक है, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, पावर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट के दरमियान। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट्स हैं। एक तो यूनियन लिस्ट है, दूसरा कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, तीसरा जो है वो स्टेट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जो है, इसमें यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ओवर राइडिंग पावर जो होता है वो किसका होता है, सेंटर का होता है। ठीक है, कोई ऐसा मसला आ जाता है, कोई ऐसा इशू आ जाता है जहाँ पे सेंटर डोमिनेट करता है। आई बात समझ में? तो प्रिजन्स एंड प्रिजनर्स ये किस सब्जेक्ट में है, ये स्टेट सब्जेक्ट में है। एंट्री नंबर 4 अंडर शेड्यूल 7th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है प्रिजनर्स का या प्रिजनर्स का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की। आई बात समझ में? नाउ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने एक रेगुलर गाइडेंस और सपोर्ट किया है स्टेट्स को और यूटीज़ को बहुत सारे इश्यूज हैं प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। ठीक है, अर्लियर अगर हम बात करें जो जेल्स होती थी, प्रिजन्स होती थी, इनको कैसे गवर्न किया जाता था? इनको गवर्न किया जाता था प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 एंड प्रिजन मैनुअल्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने मॉडल प्रिजन एंड
करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 को प्रिपेयर किया, ठीक है, जो कि एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह सर्व करती है फॉर स्टेट्स टू रिफॉर्म ब्रिटिश एरा लॉज, ठीक है, इसलिए ब्रिटिश एराज के जो लॉज हैं उनको रिफॉर्म करना है। ना मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 ये एसेमुलेट करता है रेलिवेंट प्रोविजंस किसके, प्रिजनर्स एक्ट 1900 के। ना नीड क्या है प्रिजन रिफॉर्म्स की, सबसे पहले यहाँ पे हाई अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है, ओवर क्राउडिंग है, स्टाफ की कमी है, पोर स्टाफ ट्रेनिंग है, इनएडुकेट फीमेल्स फैसिलिटीज़, फीमेल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है, सेपरेट जेल्स नहीं है, ठीक है। नाउ 35 वुमेन जेल्स हैं फॉर 21,500 इनमेट्स के लिए, ठीक है। सेपरेट जेल्स ही नहीं है 20 स्टेट्स ड्यूटीज़ में। वीक रिहेबिलिटेशन इफोर्ट्स, इस वजह से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ना कुछ जुडिशल केसेस हैं, एक हमारे पास सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, दूसरा है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, ये 2024 का, ये 1979 का है। तो सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि यहाँ पे हमें ओपन प्रिजन्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए। ओपन प्रिजन्स में मिनिमल सुपरविजन होती है, ठीक है, और जो बंदा होता है वो प्रिजन के सेल्स में लॉक नहीं होता, ठीक है। तो इसको राजस्थान ने अडॉप्ट किया है। नो जो दूसरा केस है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। इस वजह से अगर ये हम इम्प्लीमेंट करते तो हज़ारों लोग जो है उनको ट्रायल मिल जाती, ठीक है, वो रिलीज हो जाते। आई बात समझ में। ना मेजर्स क्या क्या लिए हैं फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने अमेंड किया है मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 रूल्स को एंड मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023, ठीक है। यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको एड्रेस किया गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक कोर्ट ऑर्डर पे जो कि सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस, उसको देखते हुए इस ऑर्डर को रिलीज किया गया है, ठीक है। नाउ सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम, ठीक है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट्स एंड यूटीज़ को फॉर एक्सटेंडिंग रिलीफ टू पुअर प्रिजनर्स, ठीक है, जो कि बेल को सिक्योर नहीं कर सकते। आई बात समझ में, उनके लिए ये सपोर्ट है। ई प्रिजन प्रोजेक्ट को लाया गया जो कि प्रिजन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, ठीक है, जो कि सेंट्रलाइज्ड अप्रोच प्रोवाइड करती है फॉर रिकॉर्डिंग मैनेजिंग प्रिजन इंफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स। मॉडर्नाइज ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसका मकसद है जो कि एग्जिस्टिंग गैप है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको इम्प्रूव किया जाए। फास्टर, ये इनिशिएटिव लाया गया है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आई बात समझ में। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, रिकमेंडेशंस क्या हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट के 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो, पर्सन इन प्रिजन डज नॉट बिकम ए नॉन पर्सन, ठीक है। दूसरा क्या है, हर एक जो भी राइट्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करनी है विद इन द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आई बात समझ में। ना पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स, इसकी जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करना है। टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना है, लाइक ट्रेसेबल ब्रेकलेट्स टू कीप ट्रैक ऑफ
prisons on bail. ठीक है, हमें रिनोवेट करना है कॉलोनियल एरा प्रिजन्स को. स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्रिजन डेवलपमेंट फंड्स को क्रिएट कर सकती हैं फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रिजन्स. ठीक है, इसके साथ साथ जो रिकमेंडेशंस हैं जस्टिस A.N. मुल्ला कमेटी की, उनको फॉलो करना है. ठीक है, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस, जिसको हम इंडियन प्रिजनर्स करेक्शनल सर्विस, इसको सेटअप करना है. ठीक है, आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन एंड प्रोबेशन टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिजन सर्विस. ठीक है, नाउ प्रेस और पब्लिक को अलाउ करना है प्रिजन्स के इनसाइड. ठीक है, आई बात समझ में. नाउ रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस अमितावा रॉय कमेटी, हमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए. हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ करना चाहिए. नाउ किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो सिक पर्सनस हैं कोर्ट्स में, उनके लिए. ठीक है, नाउ हमें एक्सक्लूसिवली वुमेन प्रिजनर्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए. ठीक है, मेडिकल वार्ड जो होता है वो फीमेल्स के लिए हमें सेपरेट रखना चाहिए. ठीक है, नाउ ट्रायल्स को सेग्रीगेट करना चाहिए अंडर ट्रायल्स, कन्विक्ट्स एंड फर्स्ट टाइम अफेंडर्स, ताकि ये जो वायोलेंस है वो कम हो सके. ठीक है, मुझे लगता है अगर मैं जेल जाऊं, खुदा मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगा. मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा काम ज़िंदगी में ना करूँ. मैं एक दिन में ही मर जाऊँगा, दम घुट के मैं एक दिन में मर जाऊँगा. इससे हरगिज़ बचना चाहिए, ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के साथ चलना ही नहीं. नो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट 2023. ठीक है, तो रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसके बारे में बात करेंगे. इन्होंने एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया है. ठीक है, तो की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की. ओवरऑल जो केसेस हैं, रजिस्टर्ड केसेस, जो कि कॉग्निजेबल क्राइम्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है. कितने परसेंट से, 7.2% से. ओवर 2022 यानी कि 2022 से लेके 2023 में इसका 7.2% से इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, नौ ये यहाँ पे ये बताता है कि एक क्राइम जो है वो हर 5 सेकंड में हुआ है. ठीक है, क्राइम जो है वो हर 5 सेकंड में हुआ है. आई बात समझ में. ओके, देन नाउ साइबर क्राइम्स. साइबर क्राइम्स 31.2% से इंक्रीज हुए हैं 2022 के मुताबिक. ठीक है, एज कम्पेयर टू 2022. 23 में क्या हुआ है,
31.2% से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या मकसद था? एक तो फ्रॉड, उसके बाद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नो शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं 28.8%, 28.8% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसमें इतना इंक्रीमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इथनिक वायोलेंस जो कि मणिपुर में चल रहा था, उस वजह से यहाँ पे ये हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। उसके बाद बच्चों के अगेंस्ट में जो है वो 9.2% से इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, इसमें किडनैपिंग जैसी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिले, और उसके बाद पोक्सो। ठीक, ना वुमेंस के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो इसमें 0.7% से इंक्रीमेंट हुआ है, मार्जिनल इंक्रीमेंट हुआ है। ये बात समझ में। नो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक्सीडेंटल डेथ्स एंड, ये वाला वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप ये समझ लेना कि खुद को खुद ही एंड कर देना। ये रिपोर्ट भी रिलीज़ करता है कौन? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में भी आपको बताऊंगा, ऊपर टॉपिक हमारे पास है। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है? यहाँ पे इंक्रीज हुआ है खुद ही को खुद ही से ख़त्म करने का। ठीक है, तो ये जो समस्या है इसमें इंक्रीज हुआ है 0.3% से 2023 में एज कम्पेयर टू 2022। रेट जो है वो डिक्रीज हुई है 0.8% से ड्यूरिंग 23 एज कम्पेयर टू 22। ठीक है, तो रेट जो है खुद को खुद ही से जुदा करने की, वो हाईएस्ट अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, उसके बाद सिक्किम, देन केरला। ठीक है, नाउ स्टेट्स जहाँ जहाँ पे ज़्यादा खुद को खुद ही से जुदाई का, वो किस किस स्टेट में है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र हाईएस्ट पे है, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक, मेल फीमेल की जो रेशियो है उसकी बात करते हैं। 72.8 ये क्या है? मेल खुद से खुद ही जुदा। और फीमेल्स की अगर हम बात करें 27.2। ठीक है, मेजर काजेस क्या क्या है? सबसे पहले फैमिली प्रॉब्लम्स, ये 31.9% कंट्रीब्यूशन है इसका, अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स 31.9%, बट रिमेंबर वन थिंग, अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद इलनेस भी एक मेजर कॉज है। अब सिगरेट पीता है कोई, हो गए लंग्स खराब, हो गया कैंसर, किसको बताएगा? कोशिश करेगा कि ख़त्म। कोई ड्रिंक करता है, हो गया लिवर प्रॉब्लम, लिवर डैमेज, फैटी लिवर, फिर सिरोसिस, फाइब्रोसिस एंड देन लिवर शंट, तो किसको बताएगा? नहीं बता पाएगा ना। ऐसे ऐसे काम जब लोग करते हैं तो फिर ये खुद से खुद ही को जुदा करना ही बेहतर समझते हैं। नाउ ड्रग एब्यूज़, अल्कोहलिक एडिक्शन, ये कितने परसेंट है?
7.0%, मैरिज रिलेटेड इश्यूज 5.3%। ठीक है। अ, जब मैरिज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जब लड़के दीवाने हो जाते हैं, ठीक है, फेदर इन एग्जामिनेशन, ये तो 1.4% है, चलो फिर भी कम है। फेल हो गया तो चलो, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कुछ और कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे यार, कमा लेंगे, रोजी रोटी तो मिल जाएगी। लेकिन खुद से खुद ही जुदा हो जाना गलत बात है। जब जब ये किसी के पीछे फिदा हो जाना, मैरिज रिलेटेड इश्यूज, रिलेशनशिप के रिलेटेड इश्यूज, अब छोड़ के चला गई, तो उस समय पे क्या बताना चाहे? उस समय पे ये बताना चाहे, शायर ने क्या फरमाया कि और भी गम है ज़माने की मोहब्बत के सिवा, और भी गम है ज़माने की मोहब्बत के सिवा, और भी राहतें हैं ज़म की राहत के सिवा। एक शायर था, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, तो शायर और इसका जो फ्रेंड था वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शायर का नाम मैं भूल गया, शायद फैज़ अहमद फैज़ है, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर भी हुआ करता था, बाद में एक डिप्टी कलेक्टर भी बना। तो शायर का दोस्त जो है, उन्होंने लंदन में एक तरक्की पसंद तंजीम बनाई थी, ठीक है, तरक्की पसंद सोसाइटी बनाई थी। तो इस बंदे ने शायर को बताया कि आप भी हमारी इस तरक्की पसंद जो तंजीम है, हमारी ग्रुप है, सोसाइटी है, इसके साथ ज्वाइन करो। या उसने कहा चलो मैं काम करूँगा। तो बंदे ने बताया, शायर के दोस्त ने शायर को बताया, तेरी मोहब्बत कुछ नहीं है, ये एक दिन का गम है, ये तो मामूली है, इस गम को छोड़ दे और दूसरों के गम देख। लेबर्स, मेहनत कश मजदूर कितनी मेहनत करते हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तू इनको देख। ठीक है, तेरी गम तेरा गम जो है, तेरी मोहब्बत का गम जो है, ये एक दिन का काम है, इसको भूल जा, दुनिया में और भी गम है। तेरी मोहब्बत का गम कुछ नहीं है, ये एक दिन का काम है, इसको तू भूल जा और तू लोगों के गम में शामिल हो जा। लोगों में बहुत सारा गम है, आई बात समझ में? दुनिया में और भी गम है, और भी गम है ज़माने में, और भी गम है दुनिया में ज़माने की मोहब्बत के सिवा, और भी राहतें हैं, बहुत सारी राहतें हैं ज़म की राहत के सिवा। ठीक है, ये कोई राहत नहीं है। नो, अब फार्मर्स की बात करते हैं। तो फार्मर्स 6.3% टोटल इस जो एक्शन है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी बहुत है। ठीक है, ज़ीरो ऑफ फार्मर्स, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। ठीक है, यहाँ से ज़ीरो है ना। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं सरकार ने अ, खुद को खुद ही से जुदा होने के लिए? नो, सबसे पहले यहाँ पे नेशनल खुद को खुद ही से जुदा करने के प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022। ठीक है, यहाँ पे मकसद क्या है? यहाँ पे मोटेलिटी
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज IT अमेंडमेंट रूल 2025। तो न्यूज़ में किस वजह से है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मेती भी बोलते हैं, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स को लाया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 यानी कि IT रूल्स 2021 का अमेंडमेंट किया है। किस लिए? जो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है उसको चेक करने के लिए, इंक्लूडिंग डीप फेक्स, इसमें डीप फेक्स भी इंक्लूड है। नाउ मोर ऑन द न्यूज़ में और जानते हैं। तो जो अमेंडमेंट रूल्स हैं ये इफ़ेक्ट में आएंगे फ्रॉम 15 नवंबर 2025। तो यहाँ पे इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2025 के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अमेंडमेंट का मकसद क्या है? जो अमेंडमेंट से इसका मकसद है जो ड्यू डिलीजेंस ओब्लिगेशन से इंटरमीडियरीज के उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। ठीक है, किस किस को? सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल जो 2021 के हैं उनके बारे में जानते हैं। ओरिजिनली इनको हमने नोटिफाई किया था 2021 में, तो उसके बाद इनका बहुत बार अमेंडमेंट भी हुआ है 2022 में, 2023 में। तो ये जो रूल्स हैं इनमें क्या कुछ है? तो ये रूल्स जो हैं ये रेगुलेट करते हैं कंटेंट को जो कि ऑनलाइन पब्लिश होता है, जिसको ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है ऑनलाइन पब्लिशर्स के थ्रू। इसमें न्यूज़ आती है, करंट अफेयर्स कंटेंट आता है, इसके साथ साथ क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट। ठीक है, नाउ ड्यू डिलिजेंस ओब्लिगेशंस ऑन इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी। क्या करना है? ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर करना है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ये वो इंटरमीडियरीज होती हैं जो ऑनलाइन इंटरेक्शन को बनाती हैं बिटवीन टू और मोर यूजर्स। ठीक है, और ये यहाँ पे अलाउ करती हैं किस लिए? कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, शेयर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ये वो इंटरमीडियरीज हैं इनके पास रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं इन इंडिया अबोव सच थ्रेशहोल्ड एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उस थ्रेशहोल्ड से अबोव जो कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट से, उनमें क्या एस्पेक्ट्स हैं और डिटेल्स क्या क्या हैं। ये सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। इंफॉर्मेशन जो कि आर्टिफिशियली या एल्गोरिदमिकली क्रिएट होती है, जनरेट होती है, मॉडिफाई होती है। ठीक है, इसको हम अल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करके, ताकि ये ऑथेंटिक और ट्रू दिखे। आई बात समझ में? नाउ टू डिलीजेंस इन रिलेशन टू सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, ये मैंडेटरी है इंटरमीडियरीज के लिए जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को ऑफर करते हैं कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। इन्हें इंफॉर्मेशन लेबल को इंश्योर करना है विद परमानेंट यूनिक मेटा डाटा के साथ। ठीक है, आई बात समझ में? अगर विजुअल कंटेंट होगा
तो उसमें जो लेबल होगा वो एटलीस्ट 10% कवर करना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का। अगर ऑडियो कंटेंट होगा उसका इनिशियल 10% जो है वो लेबल को कवर करना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ एनहेंस्ड ऑब्लिगेशंस फॉर स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे यूज़र डिक्लेरेशन को ज़रूरी लेना है, मैंडेटरी लेना है कि जो अपलोडेड इंफॉर्मेशन है क्या ये सिंथेटिकली जनरेटेड है या और कुछ है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ कंटेंट को रिमूव कौन कर सकता है? रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, इसको सीनियर ऑफिसर जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे होगा या इससे अबव होगा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में, या इसकी इक्विवेलेंट जो भी स्टेट में होगा वो इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकता है। या फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या हायर इन पुलिस फोर्स, कोई और ऑफिसर है हायर, वो इसको रिमूव कर सकता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं एआई जनरेटेड कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में? लैक ऑफ बेंचमार्क, तो एआई डिटेक्टर्स में हाई एरर रेट से कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कभी कभी ये हमें फॉल्स पॉजिटिव चीज़ें दिखाता है और कभी कभी फॉल्स नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, ह्यूमन कंटेंट को एज अ एआई दिखा देता है और एआई को एज अ ह्यूमन कंटेंट दिखा देता है। लैक ऑफ कैपेसिटी है। ठीक है, तो जो क्रॉस बॉर्डर चीज़ें होती हैं उसको हम वेरीफाई नहीं कर पाते, उसको हम ट्रेस भी नहीं कर पाते। ठीक है, जनरेटिव एआई या फिर जो जनरेटेड कंटेंट होता है ये ऐसा क्रिएट किया जाता है, ये ऐसा दिखता है, इसको हम पहचान नहीं पाते। जो ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट है ये उसके साथ ब्लेंड हो जाता है। टूल्स जैसे कि मिड जर्नी, डॉल ई, स्टेबल डिफ्यूजन, ये हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस को क्रिएट करते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये एआई जनरेटेड है या और कुछ है। ठीक है, नाउ बैलेंसिंग इनोवेशन एंड प्राइवेसी, जो डिटेक्शन मैकेनिज्म है इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। तो अगर हम ओवर रेगुलेट करेंगे इस वजह से हम इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। एआई जो टेक्नोलॉजी इसमें कुछ ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। नो नीड टू लेबल एआई जनरेटेड कंटेंट, सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक को प्रिवेंट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, एकेडमिक हॉनेस्टी के लिए ताकि एजुकेशनल और रिसर्च जो है उसमें हेल्प हो, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन है ये अथेंटिक है और ट्रू इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये हम हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट के डीप फेक को टैकल करने के लिए? सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी को इशू किया है, सिंथेटिकली जनरेटेड जो भी चीज़ें हैं या एआई जनरेटेड कंटेंट है इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, तो पार्टीज़ को इंश्योर करना चाहिए कोई भी सिंथेटिकली जनरेटेड एआई अल्टर्ड इमेज, वीडियो, ऑडियो है कैंपेन के दौरान जब ये यूज़ करते हैं ये क्लियर होनी चाहिए, प्रोमिनेंट होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है, डिजिटली एनहेंस्ड है या फिर सिंथेटिक कंटेंट है। तो इसमें भी सेम है, एटलीस्ट 10% विजिबल डिस्प्ले एरिया जो है वो लेबल से कवर होना चाहिए और अगर ऑडियो है तो 10% ड्यूरेशन जो है उसमें लेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो है तो जो लेबल्ड कंटेंट है ये स्क्रीन के टॉप पे ज़रूर होना चाहिए।
टॉप हैंड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, एआई जनरेटेड है, एआई अल्टर्ड है, तो उसको नोट्स के बाद विद इन 3 आवर्स क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस से किसके लिए, पार्टीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ड्यूरिंग कैंपेन। नाउ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये इंश्योर करता है कि पर्सनल डाटा जो है इसको लॉफुली प्रोसेस किया जाए। जो डाटा फिड्यूजरीज होती हैं, इसमें एआई कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं, विद यूज़र कंसेंट। ठीक है, यूज़र के कंसेंट के साथ इन्हें डाटा को प्रोसेस करना है। आई बात समझ में। नाउ अगर डाटा का कुछ मिसयूज़ किया जाता है तो इसमें पेनल्टीज़ भी हैं। इसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IC4 जो है, ये एजेंसीज़ को एम्पावर करता है टू इशू नोट्स फॉर रिमूवल ऑफ डिसेबलिंग एक्सेस टू अनलॉफुल कंटेंट इंक्लूडिंग डीप फेक अंडर IT एक्ट रूल्स जो 2021 है। ठीक है, उसके बाद बाकी और भी कुछ पोर्टल्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि सहयोग पोर्टल है बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल CERTI-IN। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के ना। ग्लोबली अगर देखा जाए तो UAE का AI एक्ट है, ये वाटर मार्किंग को मैंडेट करता है, मैंडेटरी। तो इसके बाद डेनमार्क ने भी डीप फेक लेजिस्लेशन को लाया है एज पार्ट ऑफ डिजिटल कॉपीराइट लॉ। ठीक है, आई बात समझ में। तो वे फॉरवर्ड क्या है, डिजिटल फ्रेमवर्क। ठीक है, एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन है AI कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए। नाउ गवर्नेंस आर्किटेक्चर की बात करें, ये 3 चीज़ों पे काम करता है। डिजिटल प्रोवेनेंस फ्रेमवर्क पे, जो कि आधार के सिमिलर है, टायर्ड अकाउंटेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, AI लिटरेसी को प्रमोट करना। तो गवर्नेंस आर्किटेक्चर, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, टेक्निकल प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, ओवरसाइड मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है, AI डिटेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, इसके साथ साथ वाटर मार्किंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्या कंटेंट जो है ये AI जनरेटेड है या और कुछ है। नाउ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना है फॉर AI जनरेटेड कंटेंट डिटेक्शन के लिए। तो इंटरनेशनली हमें कोलैबोरेट करना है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अडॉप्ट करना है, ताकि जो AI कंटेंट है इसको रेगुलेट किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रेगुलेशन ऑफ इंडियाज़ फार्मा सेक्टर। इंडिया के फार्मा सेक्टर के बारे में ये टॉपिक है। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंसर्न्स को राइज किया है, किसके रिलेटेड, जो इंडिया की ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन से इसमें गैप देखने को मिला। इसी वजह से WHO ने अपनी कंसर्न्स को राइज किया। नाउ क्या हुआ है, यहाँ पे एटलीस्ट 20 बच्चों की जान गई है ड्यू टू कंटामिनेटेड कफ सिरप। कफ सिरप जो है वो कंटामिनेटेड पाया गया। नाउ मोर ऑन द न्यूज़, इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं, इन्होंने 3 कंटामिनेटेड कफ सिरप को आइडेंटिफाई किया है। इसमें कोल्ड ड्रिफ है, इसमें रेसिपी फ्रेश है और इसके साथ साथ रिलाइफ है। ठीक है, ये 3 कंटामिनेटेड कफ सिरप्स हैं। नाउ जो फार्मा सेक्टर है या फार्मा प्रोडक्ट्स से इंडिया में, इनको कौन रेगुलेट करता है और कैसे रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940,
और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, ये गौन करता है फार्मा प्रोडक्ट्स को, ये गौन करता है जो ड्रग्स से कॉस्मेटिक्स से इंडिया में इनकी इंपोर्ट को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और सेल को लेकर। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो ड्रग्स से, जो इंडिया में ड्रग्स सेल हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। जैसे कि क्वालिटी है, सेफ्टी है, इनके पास ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पूरे होने चाहिए, क्वालिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर, एट्सेट्रा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये लाइसेंस को प्रोवाइड करती है, इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करती है। ठीक है, आई बात समझ में, कहाँ पे? स्टेट लेवल पे। उसके बाद हमारे पास है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर आती है। ठीक है, CDSO जो है ये किसके अंडर है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की। क्या है? नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट CDSCO ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ड्रग्स को अप्रूवल देने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है ड्रग्स की उसको चेक करने के लिए, जो इम्पोर्टेड ड्रग्स आती हैं कंट्री में उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, नाउ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ये इन्फोर्स करती है जो प्रोविजन से ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? वो हमारे NPPA का काम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसका शेड्यूल M जो है ड्रग्स कॉस्मेटिक रूल जो है उसका शेड्यूल M जो है इसमें गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, जो कि अलाइन होना चाहिए किसके साथ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के साथ। आई बात समझ में? ओके, नाउ फार्मा सेक्टर के बारे में एक बार देखते हैं। जो स्टेटस है इंडिया का फार्मा सेक्टर को लेकर, ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली बाय वॉल्यूम। ठीक है, एंड 14th लार्जेस्ट है बाय वैल्यू। मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो $50 बिलियन का मार्केट है 2023 to 2024। ठीक है, ग्लोबल सप्लाई को अगर लेकर देखें, इंडिया जो है ये 20% वर्ल्ड की जो जेनरिक मेडिसिन से उनको सप्लाई करता है। 20% वर्ल्ड की जेनरिक मेडिसिन इंडिया सप्लाई करता है। एक तो हमारे पास ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, दूसरा जेनरिक मेडिसिन होती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन कॉस्टली होती हैं और जेनरिक मेडिसिन चीप और होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ब्रांडेड मेडिसिन एज नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रांडेड है। जेनरिक मतलब इनको हम जनरेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया, इनको हम ब्रांडेड मेडिसिन से ही बनाते हैं, थोड़ा बहुत अल्टर करके, चेंज करके साल्ट्स में। आई बात समझ? ओके, नाउ मार्कोर, नाउ की चैलेंजेस क्या हैं ड्रग्स को लेकर इंडिया में। ठीक है, नाउ रेगुलेटरी गैप्स, सबसे बड़ी बात, जो अथॉरिटीज़ है CDSCO एंड स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं ये इनकन्सिस्टेंट हैं, फ्रेगमेंटेड हैं। तो इसकी वजह से वीक मॉनिटरिंग है फार्मा कंपनीज़ पे, उतना मॉनिटरिंग नहीं है, वीक मॉनिटरिंग है, इसलिए ये अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। तो जो मन आया वही करेंगे,
ये कुछ भी मिक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा अच्छे से। नाउ टॉक्सिक कंटामिनेशन एंड सबस्टैंडर्ड मेडिसिन, यहाँ पे पाया गया है कि जो सिरप है, कफ सिरप, इसमें कंटामिनेटेड टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए गए, जैसे कि डाई इथैलीन ग्लाइकॉल। ये एक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में पाया जाता है। तो इन्होंने ला के यहाँ पे मिक्स कर दिया, क्योंकि मॉनिटरिंग कमज़ोर है। पोर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, तो लैप्सेस हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, इनएडुकेट लैब टेस्टिंग, ठीक, तो इस वजह से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में ये फेल हो रहे हैं, तो अनसेफ ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में आ जाते हैं। सप्लाई चेन एंड स्टोरेज इशू, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस से, पुअर कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, इस वजह से जो मेडिसिन से उनका मैद ही ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर किस काम की, वो तो फिर अनसेफ बन जाती हैं। एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी रिकॉल लॉ, इंडिया में कोई बाइंडिंग नेशनल लॉ नहीं है, ठीक है, जो इन कंपनीज पे पूरी तरीके से मॉनिटर करे, ठीक है, रिकॉल करे सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, डिस्कशन में है सिंस 1976, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। नो राइजिंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन स्पोरियस ड्रग्स, WHO ने वार्न किया है 1 in 10 मेडिसिन लो इनकम कंट्रीज़ में ये सब स्टैंडर्ड है, फॉल्सिफाइड है, और जो अनअथोराइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एक मेजर चैनल है इनको फैलाने के लिए, इनको सेल करने के लिए, ठीक है। नो रिकमेंडेशंस क्या हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे अर्जेंट ज़रूरत है कंक्रीट मेजर्स की, टू स्ट्रेंथ enforcement, regulatory oversight, public awareness, to combat spores and adulterated drugs। इनके ऊपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को लाने की ज़रूरत है, ठीक है, इनके ऊपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। नाउ रिगोरस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस, ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड ड्रग्स रूल 1945, इसको इन्फोर्स किया जाए रिगोरसली अक्रॉस कंट्री, ठीक है, ताकि ये ख़तरनाक तेज़ ड्रग्स हैं, इनको एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। स्विफ्ट लीगल एक्शन एंड स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज़, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ इम्पोज करनी है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ इम्पोज करनी है। नॉन कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर्स को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन को स्ट्रांग बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, टाइमली इंस्पेक्शन एंड फुल कंप्लायंस स्पेशली इन हाई रिस्क रीजन्स। लीगली इन्फोर्सेबल GDP गाइडलाइंस, जो CDSO गाइडलाइंस से ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, ये लीगली इन्फोर्स होनी चाहिए, ताकि जो क्वालिटी है उसको मेंटेन की जाए थ्रू आउट सप्लाई चेन, ठीक है। एनहांस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, हमें कोलैबोरेट करना है लॉ इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज़ के साथ, ठीक है, ताकि ये जो ड्रग्स हैं इनको कम्बैक्ट किया जाए, जो तेज़ ड्रग्स हैं, ठीक है, कंटामिनेशंस को मॉनिटर किया जाए। नाउ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को इन्फोर्स करना है, ठीक है, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है अपडेटेड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन को चलाना है, लॉन्च करना है नेशनल
अवेयरनेस कैंपेन, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करना है, एंड हमें आइडेंटिफाई करना है काउंटर फिट मेडिसिन और रिपोर्ट करना है किनको, वायोलेशन को, ताकि इनका घंटा बजाया जाए। ठीक है, और हमारे बच्चे जो गए हैं फर्दर ना जाएं, वो हमें सोचना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइबल गवर्नेंस को लेकर है। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है, स्पेशल ग्राम सभा ये रिसेंटली हुई अक्रॉस 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस में और तोलास में। तो यहाँ पे ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया एज अ आदि कर्मयोगियन अभियान, इसका पार्ट है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ आदि कर्मयोगिया अभियान। नाउ की फीचर्स क्या है ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन के, तो विलेज लेवल प्रायोरिटीज़ डिक्लेरेशन में कुछ प्रायोरिटीज़ के बारे में यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, एक्शनेबल गोल इन एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर एट विलेज लेवल। ठीक है, ये प्रायोरिटीज़ हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, यहाँ पे आदि सेवा केंद्रास को एस्टेब्लिश करना है हर एक विलेज में। ये एक सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस सेंटर है विथ विलेजर्स कंट्रीब्यूटिंग 1 आवर पर वीक ऑफ वॉलंटरी सर्विस, जिसको आदि सेवा समय कहा गया है। इसमें विलेजर्स हर हफ्ते 1 आवर क्या करेंगे, वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में देखते हैं। ये एक नेशनल मूवमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइबल लीडरशिप एंड गवर्नेंस इकोसिस्टम को बिल्ड करना है। कवरेज की बात करते हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम है। इसमें 11 करोड़ सिटीजन्स कवर होते हैं जो कि 30 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मिशन भी है। क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रास रूट लीडरशिप मिशन। आई बात समझ में। नाउ आदि कर्मयोगी अभियान किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके की ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेन करना है, मोबिलाइज करना है 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर्स को अक्रॉस 1 लाख विलेजेस इन 550 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इसके साथ साथ फैसिलिटेट करना है विलेज विजन 2030 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्शन प्लान को, प्रमोट करना है लॉस्ट मील कन्वर्जेंस एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। आई बात समझ में। ठीक है, नाउ कैप्चर एंड एम्पलीफाई करना है ट्राइबल कम्युनिटीज की वॉइस को, कैप्चर एंड एम्पलीफाई। ठीक है, किसको, जो वॉइस है ट्राइबल कम्युनिटीज की, उस वॉइस को कैप्चर करना है और एम्पलीफाई करना है। 3 पिलर ऑफ लीडरशिप, आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी एंड आदि साथी, ये 3 पिलर है लीडरशिप के। नाउ ट्राइबल गवर्नेंस की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री होनी चाहिए सबसे पहले। इसको बनाया गया था 1999 में। ये ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है किसके लिए, इंटीग्रेट करने के लिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ इसके साथ साथ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996
जिसको हम पीसा एक्ट भी बोलते हैं। ये एम्पावर करता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इन प्रैक्टिसिंग सेल्फ गवर्नेंस, प्रिजर्विंग देयर कोर बिलीफ्स, कि अपने कोर बिलीफ्स को प्रिजर्व करेंगे, कल्चर को, वैल्यू को, वे ऑफ लाइफ को, हमारी मर्जी हम कैसे जिए, अपने हिसाब से जिएंगे। ठीक है, किसमें? शेड्यूल्ड एरियाज में। नो, इसमें एम्पावर किया जाता है ग्राम सभा को, और ग्राम सभा को अथॉरिटी दी जाती है रिसोर्सेज के ऊपर, खुद ही की रिसोर्सेज खुद ही मैनेज करेंगे। लैंड ट्रांसफ़र, ठीक है। नाउ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसको लेकर? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, लैंड ट्रांसफ़र को लेकर, रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को लेकर। इसके साथ हमारे पास 6th एंड 5th शेड्यूल भी है। 6th शेड्यूल में क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है, ये ऑटोनॉमी को प्रोवाइड करता है ट्राइबल एरियाज़ को। जो ट्राइबल एरियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कौन से एरियाज़ हैं या कौन कौन से स्टेट्स हैं? यहाँ पे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ठीक है, जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी ट्राइबल एरियाज़ को हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, ATM। ATM से मनी निकाली, ठीक है, पैसे निकाले। नाउ वाइल जो हमारा 5th शेड्यूल है, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये डील करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिशन को लेकर एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर उन स्टेट्स में, ठीक है, जो कि 6th शेड्यूल में मेंशन नहीं है। जो 6th शेड्यूल में मेंशन है वो कौन से हैं? ATMM। इसके अदर अदर देन ATMM जो भी एरियाज हैं, दे आर मेंशनड इन दी 5th शेड्यूल। आई बात समझ में? नो, कस्टमरी ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस, आदिवासी सभा, ट्राइबल पंचायत्स, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कंटिन्यू प्ले करते हैं मीनिंगफुल रोल इंटरनल गवर्नेंस में, कल्चर में, रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके दरमियान। अक्सर ये को एग्जिस्ट होता है विद फॉर्मल पंचायत इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो रीजंस क्या है? हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं ग्रास रूट पॉपुलेशन को गवर्नेंस में? इंक्लूसिवनेस, ठीक है। नो, ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये फार फ्लॉन्ग एरियाज में रहते हैं, आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, ठीक है। कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ये अपने हिसाब से जी रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, ठीक है। नो, तो जब लोग गवर्नेंस में टेक पार्ट करेंगे तो ये फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, वैल्यूड फील करेंगे। इनको लगेगा कि हमारा भी कोई है, हाँ, हम भी किसी के साथ कनेक्ट हैं, हमारा भी वैल्यू है। अदरवाइज ये आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो जब ग्राम सभा लगती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ जाता है, तो इनको लगता है कोई बड़ा गवर्नमेंट आ चुकी है। उसने पेंट कोट अच्छे से पहना होता है, ग्राम सभा में वो जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं, सर हमारे गांव में ये नहीं है, सर हमारे गांव में वो नहीं है, सर हमारी ज़रूरत ये है, सर हमारी ज़रूरत वो है, सर ये गरीब है, वो गरीब है, ये चाहे वो चाहे, ये स्कीम दे दो, वो स्कीम दे दो। तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अच्छे से सुनता है, ठीक है, फिर वो रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो सरकार के पास भेजता है।
सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट न्यूज़ हैं। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025। तो इसको नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। नाउ ये जो एक्ट है ये ऑनलाइन गेम्स को कैटेगराइज करता है एज ई स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ऑनलाइन मनी गेम्स। एक्ट प्रोहिबिट करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स को, जैसे कि पोकर है, फंटासी है, तो इनको क्या किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। और ये अलाउ करता है कि इनको ऑनलाइन सोशल गेम्स को एंड ई स्पोर्ट्स को, बस ओनली अलाउइंग ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड टू रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स। इसको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि हम क्या करें, ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करें। मेंटेन रजिस्ट्री, डिसाइड करता है लीगलिटी, इम्पोज करता है पेनल्टीज एट्सेट्रा को। ठीक है, इसमें चेयरपर्सन है और 5 मेंबर्स हैं वायरस अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज से। ठीक है, नो रेगुलेशन ऑफ गेम्स की बात करें, वो सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स ये रजिस्टर होने चाहिए किसके साथ, विद ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, और इनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। 3 टायर्ड गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हर एक रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेम और ई स्पोर्ट प्रोवाइडर जो है उसको क्या करना है, उसको वो फंक्शनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना है, किसके लिए, यूजर्स के कंप्लेंट के लिए। ठीक है, अपील्स कैन बी मेड टू द ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी, और उसके बाद ये किसके पास जाएगी, अथॉरिटी के पास जाएगी। नो, अगर कोई वायलेट करता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेनल्टीज भी हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, नाउ अदर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग रिस्क। यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 है। ठीक है, ये ब्लॉक करता है इलीगल साइट्स को, ऐप्स को। तो अब तक यहाँ पे 1524 को ब्लॉक किया गया है। ठीक है, जूरिंग 22 टू 25। ठीक है, तो भारतीय नया संहिता, ये पेनल्टीज़ यहाँ पे है अनलॉफुल गेमिंग पे और साइबर क्राइम्स पे। सेक्शन इसका 111 एंड 112। नो, IGST एक्ट 2017 रेगुलेट करता है इलीगल ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये प्रोहिबिट करता है मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को। नो, पोस्टल बैलेट, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, जो अल्टीमेट राउंड है ईवीएम काउंटिंग का, ये कब होगा, ओनली आफ्टर कंप्लीट काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स। ठीक है, तो नाउ पोस्टल बैलेट्स के बारे में बात करते हैं। ये अलाउ करता है वोटर्स को जो अपने वोट कास्ट करते हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट। ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट के थ्रू। ठीक है, अवॉइडिंग द नीड टू विजिट पोलिंग स्टेशन फिजिकली, ताकि इनको फिजिकली पोलिंग स्टेशन पे ना आना पड़े। लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसको गवर्न किया जाता है बाय कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। एलिजिबिलिटी किसके लिए है, सर्विस वोटर्स के लिए है, स्पेशल वोटर्स, एब्सेंटी वोटर्स, सीनियर अबो जो हमारे 85 ईयर्स होंगे, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है, जो कि अंडर रिप्रेजेंटेटिव डिटेंशन में होंगे एंड इलेक्शन ड्यूटी पे होंगे, उनके लिए ये पोस्टल बैलेट जो है वो अलाउ होता है। आई बात समझ में। नाउ
सर्विस वोटर्स, इसमें इंक्लूड होते हैं मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि बाहर होते हैं, जो कि अबार्ड पोस्टेड होते हैं। स्पेशल वोटर्स की बात करें, इसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बाकी हाई हायर रैंकिंग जो भी हमारे डिजिनेटरीज हैं एंड उनकी जो स्पाउस हैं, तो उनके लिए ये पोस्टल बैलेट जो है वो अलाउ किया जाता है, वो एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉनिकली अपने वोट को कास्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक है राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़।